गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का संप्रत्यय पढ़ा था। आज अब उसी के आगे शुरू करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों की भांति ही इन्होंने भी कुछ शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए हैं कि शिक्षा को इन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है शारीरिक विकास या शारीरिक शिक्षा। ये शारीरिक शिक्षा नहीं है, शारीरिक विकास है। तो इन्होंने ये माना है कि शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य होना चाहिए कि वो बालक का शारीरिक विकास करे, और इन्होंने शारीरिक विकास पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। इनका ये मानना है कि बालक का इस हिसाब से शारीरिक विकास हो कि उसका शरीर स्वस्थ हो, उसकी मांसपेशियाँ सुदृढ़ हों, और इस तरह से वो जीवन के दोनों लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए। मतलब भौतिक लक्ष्य हों चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य हों, दोनों तरह के लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम हमारा शरीर है। तो जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम दोनों तरह के लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। और इन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों में सबसे ज़्यादा महत्व इसी उद्देश्य पर दिया है, क्योंकि इनका ये मानना है कि जब शरीर ही नहीं स्वस्थ होगा तो किसी भी तरह के लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे। और इन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर शारीरिक विकास के लिए अध्ययन कार्य छोड़ना भी पड़े तो वो छोड़ा जा सकता है। मतलब आप समझिए इस बात को, इन्होंने अध्ययन कार्य तक को छोड़ने की बात कही है कि अगर अध्ययन कार्य छोड़ना पड़ रहा है शारीरिक विकास के लिए तो वो छोड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो बाकी सारे लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। और इन्होंने शारीरिक विकास के लिए बहुत सारी बातें कही हैं, जैसे कि मतलब घूमना, पेड़ों में चढ़ना, तैरना इत्यादि। मतलब जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं शारीरिक विकास की, कोई ऐसा नहीं है जैसे स्वाभाविक खेलना कूदना, तो इससे जो बच्चों का बिल्कुल स्वाभाविक विकास होगा। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा बालक के शारीरिक विकास पर सबसे पहले बल दिया है। फिर इसके बाद आता है बौद्धिक विकास। तो बौद्धिक विकास के लिए इन्होंने कहा है कि कुछ विषयों का ज्ञान प्राप्त करना बौद्धिक विकास नहीं है, बल्कि हमें उन माध्यमों को विकसित करना है जिसके माध्यम से हम कहते हैं कि बालक का बौद्धिक विकास हुआ। तो इसके लिए इन्होंने मानसिक शक्तियाँ जो है वो है स्मरण, कल्पना, चिंतन, तर्क आदि। ये सारी शक्तियाँ मिला के हम कहते हैं कि हाँ बालक का बौद्धिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ। तो जाहिर सी बात है इन्होंने कुछ विषयों के ज्ञान देने पर बल नहीं दिया, बल्कि इन शक्तियों के विकास पर बल दिया है। क्योंकि अगर बालक की स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति इत्यादि ये सारी शक्तियाँ अगर विकसित हो गई तो बालक का बौद्धिक विकास तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास की होने वाली समस्त क्रियाओं में सक्रिय भाग लेगा। तो अगर ये शक्तियाँ अगर उसकी विकसित हैं तो वो ज्ञान तो प्राप्त कर ही लेगा। विभिन्न चीज़ों के बारे में इमेजिन कर पाएगा, वो स्मरण कर पाएगा, तर्क कर पाएगा, चिंतन कर पाएगा, कार्य कारण और संबंध खोज पाएगा विभिन्न क्रियाओं के। तो जाहिर सी बात है ये अगर बालक की ये मानसिक क्षमताएं विकसित हो गई तो मानसिक विकास तो उसका हो ही जाएगा। तो इन्होंने बालक को विषयों का ज्ञान देने से ज़्यादा उसकी मानसिक शक्तियों के विकास पर बल दिया है। फिर इसके बाद आते हैं, तीसरा है वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास। तो टैगोर जी ने ये कहा है कि शिक्षा को बालक का वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए दो परस्पर बातें हैं, वैयक्तिक भी है और सामाजिक भी है। वैयक्तिक यानी व्यक्ति का विकास, और दूसरा उसका ऐसा विकास कि वह अपने पर्यावरण या अपने सामाजिक वातावरण में सही ढंग से समायोजन कर पाए। तो अगर आप ये देखो तो वैयक्तिक विकास की बात इन्होंने इसलिए की है क्योंकि इनका ये मानना है कि प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट है। बालकों में वैयक्तिक विभिन्नता होती है, तो बालक को उसकी योग्यता, क्षमता, रुचि के और प्रकृति के अनुसार उसको विकसित करने के अवसर प्रदान करे शिक्षा। तो पहला तो इन्होंने वैयक्तिक विकास की बात की है, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि अगर मतलब वैयक्तिक विकास नहीं होगा तो जो हर बालक अपने आप में विशिष्ट होता है उसकी विशिष्टता का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए इन्होंने बालक के वैयक्तिक विकास पर बल दिया है। और दूसरा क्या, सामाजिक विकास। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि
केवल वैयक्तिक विकास करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बालक का सामाजिक विकास भी शिक्षा को बालक का सामाजिक विकास भी करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि बालक का संपूर्ण तरह का विकास समाज में ही रहकर संभव है। बालक एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहकर उसका हर तरह का विकास संभव हो सकता है और आगे चल के भी उसको सामाजिक जीवन जीना है। तो अगर शिक्षा उसमें सामाजिक गुणों का विकास नहीं करेगी, उसका सामाजिक विकास नहीं करेगी, तो जो समाज के जो रीति रिवाज, परंपराएं, आदर्श, मूल्य जो कुछ भी है या सामाजिक ताना बाना जो कुछ भी है, उसको उसका ज्ञान अगर बालक को नहीं होगा तो अपना समायोजन अपने सामाजिक पर्यावरण में कैसे कर पाएगा। तो इसलिए इन्होंने माना कि शिक्षा का अगला उद्देश्य बालक का वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास करना है। फिर इसके बाद सांस्कृतिक विकास। तो इन्होंने माना है कि राष्ट्र की एकता के लिए ये आवश्यक है कि बालक का सांस्कृतिक विकास किया जाए। तो इन्होंने अगला शिक्षा का उद्देश्य माना है कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक का सांस्कृतिक विकास करे, क्योंकि संस्कृति का ज्ञान जब बालक को होता है तो उसे ये पता चलता है कि हमारी संस्कृति कितनी बृहद है, कितनी गहराई है इसमें। और जैसे हर देश की संस्कृति की अपनी विशेषताएं होती हैं, तो हमारे देश में भी संस्कृत के कुछ विशिष्ट गुण हैं, जैसे सर्वधर्म समभाव है, या जैसे कह लीजिए अतिथि देवो भव है, मतलब बहुत सारे विभिन्नता में एकता। तो अगर आप देखो ये हमारी संस्कृति के कुछ लक्षण हैं। तो अगर आप ये देखो तो अगर बालक को इन गुणों का विकास, मतलब बालक को अपनी संस्कृति का ज्ञान होगा तो उसे अपनी संस्कृति पे गर्व होगा। गर्व होने के साथ साथ उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होगा कि बेशक बालक किसी भी क्षेत्र का होगा, लेकिन जब वो राष्ट्र की संस्कृति पढ़ेगा तो ये देखेगा कि बेशक बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, लेकिन इन विभिन्नताओं में भी एकता है। तो अगर आप ये देखो तो इससे राष्ट्र की उन्नति में सहायक होगी ये शिक्षा का उद्देश्य। दूसरी बात, एक बात और है, संस्कृति ही मतलब व्यक्ति की पहचान होती है। तो अगर शिक्षा बालक को उसकी संस्कृति का ज्ञान नहीं कराएगी तो उसकी पहचान भी उस हिसाब से नहीं होगी जैसा होना चाहिए। और वैसे भी संस्कृत क्या होती है? हमारी एक तरह की जड़ें होती हैं। संस्कृत सीखा हुआ ज्ञान है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों का ज्ञान संचित है संस्कृत के रूप में। तो अगर बालक को अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा तो अपने बहुत सारे अपने जो पूर्ववर्ती या पूर्वजों का जो ज्ञान है उसको सीखने से वंचित रह जाएगा। इसलिए इन्होंने बालक के सांस्कृतिक विकास पर भी बल दिया है और ये माना है कि शिक्षा को बालक का सांस्कृतिक विकास भी करना चाहिए। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। तो इन्होंने राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करने की बात की है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करने की बात की है, क्योंकि इनका मानना है कि संकीर्ण राष्ट्रीयता मनुष्य के उत्थान में बाधक है। मतलब राष्ट्र के प्रति भक्ति तो होनी चाहिए, लेकिन अगर संकीर्ण मानसिकता है कि मेरा राष्ट्र अच्छा है बाकी सारे राष्ट्र बेकार हैं, तो ये वाला जो नज़रिया है, तो इन्होंने ये माना है कि इससे मतलब बालक का जो और बड़ा विकास हो सकता है, सर्वांगीण विकास हो सकता है, उसके सोचने समझने का नज़रिया विकसित हो जा सकता है। और जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य इन्होंने माना है एकात्म भाव का। तो अगर एकात्म भाव फिर कैसे विकसित होगा? अगर हम सारे विश्व के मानवों में भेद करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर एकात्म भाव नहीं विकसित होगा, तो इनके जीवन का जो चरम लक्ष्य है आत्मानुभूति, वो भी नहीं प्राप्त होगी। तो इन्होंने कहा कि ये जो संकीर्ण राष्ट्रीयता है ये मनुष्य के उत्थान में बाधक है और मानव पूरे विश्व का नागरिक है। और सही भी देखा जाए तो अगर आज वर्तमान समय में अगर हम देखें तो हम केवल अपने राष्ट्र के नागरिक नहीं हैं, हम सारे विश्व के नागरिक हैं। क्योंकि आज देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर विभिन्न तरह की समस्याएं हैं और सारे देश के लोग, सारे विश्व के लोग आपस में मिलजुल कर उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जैसे वर्तमान समय में आप यही देख लो, कोरोना ये जो महामारी का संकट है, तो इसमें सारा विश्व एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करके एक परिवार की तरह एक दूसरे की जो संभव मदद हो सकती है वो करने का प्रयास कर रहा है। और भी बहुत सारे ऐसी विपदाएं आती हैं समय समय पर जब सारा विश्व एक होता है। तो कहने का आशय ये है कि मानव केवल अपने राष्ट्र का नागरिक नहीं है, सारे विश्व का नागरिक है। और शांति निकेतन में देश विदेश की विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को स्थान इन्होंने इसीलिए दिया था ताकि बालक को सिर्फ अपने देश की संस्कृति नहीं बल्कि दूसरे देशों की संस्कृतियों का भी ज्ञान हो।
तो कहने का आशय यहाँ पर ये है कि उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास की बात की है, लेकिन राष्ट्रीय संकीर्ण या संकुचित राष्ट्रीयता की बात नहीं की, अंतर्राष्ट्रीयता पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया है। फिर इसके बाद है नैतिक विकास। तो इन्होंने ये भी माना है कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक का नैतिक विकास करे। अब नैतिक विकास से ऐसा यहाँ पर ये है कि जो मानव को अच्छा मानव बनाने पर बल दे, सही गलत का विभेदीकरण करने की क्षमता दे। ऐसे मानवों अच्छे मानवों से इनका तात्पर्य ऐसे मानव से था जो विश्व भर के मानवों में भेद ना करता हो। मतलब इन्होंने ये माना है कि अच्छा मानव हम उसे कहेंगे जो कि मानव में भेद न करता हो, कि चाहे वो यहाँ का मनुष्य हो चाहे दूसरे देश का व्यक्ति हो, उनमें किसी भी तरह का विभेदीकरण नहीं हो। दूसरी बात, नैतिक विकास के अंतर्गत ये आता है सही गलत की पहचान करने की क्षमता आती है। तो जाहिर सी बात है इन्होंने ये माना है कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक का नैतिक विकास करे। फिर इसके बाद एक और उद्देश्य इन्होंने शिक्षा का निर्धारित किया है कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक का व्यावसायिक विकास करे। जाहिर सी बात है अपनी जीविका चलाने के लिए हमें कोई ना कोई व्यवसाय करना पड़ेगा, तो शिक्षा इस कार्य में भी सहायक हो कि वो बालक का व्यावसायिक विकास करे, और इसीलिए उन्होंने पाठ्यक्रम में हस्तकार, शिल्प, कृषि इत्यादि को शामिल किया है। इसके अलावा जो जीवन का सबसे उच्चतम उद्देश्य इन्होंने निर्धारित किया था आध्यात्मिक विकास, वो भी इन्होंने माना है कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक का आध्यात्मिक विकास करे, यानी आत्मानुभूति कराने में सहायक हो, बालक में एकात्म भाव विकसित करने में सहायक हो, ताकि वो अंत में आत्मानुभूति प्राप्त कर सके। तो उन्होंने कहा उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें संपूर्ण संसार की एकता से परिचित कराए। वही बात आ गई एकात्म भाव। एकता या एकात्म भाव मतलब सारे संसार में एकता है या एकात्म भाव है। जब हमें ये ज्ञान हो जाता है तभी हम आत्मानुभूति की ओर बढ़ते हैं। तो जब शिक्षा हमारे अंदर ये विस्तृत दृष्टिकोण विकसित करेगी तभी तो हम ये एकात्म भाव की अनुभूति करेंगे। अगर हमारे अंदर संकीर्णता या संकुचितता होगी तो हम इस संसार में व्याप्त एकता को पहचान ही नहीं पाएंगे। जब मनुष्य समस्त विश्व के प्राणियों में एक आत्मा के दर्शन करने लगे तब व्यक्ति को आत्म तत्व की अनुभूति हो गई। मतलब इन्होंने कहा आत्म तत्व की अनुभूति वही है। आत्मानुभूति है क्या? खुद को जान लेना। खुद को जान लेना यानी हम किन तत्वों से निर्मित हैं या हम किसके अंश हैं। अगर ये मतलब हम अनुभूति कर लें वही स्थिति है आत्मानुभूति। और इसके लिए इन्होंने ये आवश्यक माना है कि शिक्षा द्वारा एकात्म भाव की पहले विकसित जागृति हो। जब एकात्म भाव जागृत होगा तो एकात्म भाव के बाद आत्मानुभूति तो प्राप्त होनी ही होनी है। तो ये थे इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।